हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग फॉरेस्टर का 19 जुलाई 2021 का मॉर्निंग वाली शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट डज द थंब इंडिकेट इन फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल में यानी दाहिने हाथ के नियम में जो अंगूठा है वो क्या दर्शाता है। तो हमने एक बार पहले भी डिस्कस किया था। फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग अगर हम हमारी इंडेक्स फिंगर या फोर फिंगर यानी कि तर्जनी हमारी उंगली और हमारी मिडिल फिंगर जो बीच की लंबी उंगली रहती है और हमारे अंगूठे हमारी थंब को परपेंडिकुलर एक दूसरे के परपेंडिकुलर यानी राइट एंगल पे खोले, यानी कि 90 डिग्री का एंगल अगर बन रहा हो उनके बीच में, तो जो हमारी मिडिल फिंगर है, हमारी जो मध्य उंगली है, वो दिखाएगी डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी कि विद्युत धारा की दिशा को दिखाएगी। हमारी जो इंडेक्स फिंगर है, जो हमारी तर्जनी है, वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को दिखाएगी। और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड के सापेक्ष जो कंडक्टर है उस पर एक फोर्स लग रहा होगा, तो वो जो फोर्स है वो हमारे जो थंब है वो फोर्स की डायरेक्शन को दिखाएगा। तो फोर्स की वजह से कंडक्टर क्या करेगा, मूव करेगा, कंडक्टर में मोशन होगा। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन यानी कि जो कंडक्टर है, जो चालक है, जो उस पर जो बल लगेगा, फोर्स लगेगा, उसकी वजह से वो मोशन में आ जाएगा, गति मूव करने लगेगा। तो उसके जो मोशन की डायरेक्शन है वो थंब दिखाएगा, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन कौन दिखा रहा है, थंब दिखा रहा है। तो हमारा जो फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम होता है वो कहता है कि जो थंब है वो क्या दिखाएगा, चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष चालक की गति की दिशा दिखाएगा, यानी कि डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर रिलेटिव टू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये था फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड ऑलवेज शोज अपराइट। किस प्रकार का पारिस्थितिकी शंकु पिरामिड हमेशा सीधा दिखाई देता है। सीधा मतलब अपराइट मतलब ऊपर की तरफ जाता है। तो जो इकोलॉजिकल पिरामिड रहते हैं वो बेसिकली उनमें लोअर लेवल पे क्या होता है, लोअर लेवल पे प्रोड्यूसर्स होते हैं, उत्पादक या ऑटोट्रोफ्स, यानी कि जो अपना खाना खुद बनाते हैं, यानी हरे पौधे और बैक्टीरिया वगैरह। तो यहाँ पे हमारे आ जाएंगे ऑटोट्रोफ्स। उसके बाद ऊपर आता है प्राइमरी कंज्यूमर, जो बेसिकली इसमें हर्बीवोरस आ जाते हैं, जो पेड़ पौधों को खाते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर। उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर, इसमें छोटे कार्निवोरस आ जाते हैं जो प्राइमरी कंज्यूमर्स को कंज्यूम करते हैं। और उसके बाद लास्ट में हमारे पिरामिड में आता है टर्शरी कंज्यूमर। इसमें हमारे बड़े जो कार्निवोरस होते हैं, जैसे एलिफेंट, सॉरी सॉरी नॉट एलिफेंट, सो सॉरी, इसमें जैसे टाइगर या लायन या ऐसे बड़े जो कार्निवोरस होते हैं वो टर्शरी हमारे कंज्यूमर में आ जाते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो एनर्जी पिरामिड, जो एनर्जी पिरामिड होता है उसमें क्या होता है, लोअर लेवल पे जहाँ पे पेड़ पौधे रहते हैं वहाँ पे एनर्जी लेवल, अगर केमिकल एनर्जी सन से जो हम लोग एनर्जी ले रहे हैं या जो केमिकल एनर्जी हमें मिल रही है, वही तो हीट एनर्जी जो है वो ऊपर ट्रांसफ़र हो रही है। तो फर्स्ट लेवल में सबसे ज़्यादा एनर्जी रहती है। अगले लेवल पे जाने पे जब हम लोग हर्बीवोरस से प्राइमरी कंज्यूमर की तरफ जाते हैं, सॉरी, हम लोग जब प्रोड्यूसर से हर्बीवोरस की तरफ जाते हैं तो एनर्जी का लेवल जो है वो कम हो जाता है और एनर्जी जो है वो हीट के फॉर्म में एनर्जी लॉस्ट हो जाती है। इसके बाद हम लोग और ऊपर लेवल पे जाते हैं एनर्जी पिरामिड में, तो और एनर्जी लॉस हो जाती है और लास्ट में हम लोग एनर्जी सबसे हमें कम मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे हीट के फॉर्म में एनर्जी क्या हो रही है, लॉस हो रही है। तो ये पिरामिड हमेशा कैसा बनेगा, अपराइट बनेगा, सीधा बनेगा, क्योंकि एक लेवल ऊपर जाने पे, ट्रॉफिक लेवल ऊपर जाने पे एनर्जी क्या हो रही है, कम होती जा रही है। जो हीट एनर्जी, जो सन से एनर्जी मिल रही है या जो केमिकल एनर्जी है वो ऊपर जाने पे क्या हो रही है, लॉस हो रही है। तो हमेशा ये पिरामिड सीधा ही बनेगा। इसके जबकि जो अदर ऑप्शन अगर हम देखें तो जैसे बायोमास पिरामिड है। बायोमास पिरामिड क्या होता है, जो ड्राई बायोमास होता है, जो सूखा हुआ द्रव्यमान होता है चीज़ जान ऑर्गेनिजम्स का,
उसका पिरामिड रहता है। तो ये पिरामिड जो है वो टेरेस्ट्रियल एरियाज़ में जो वहाँ पे तो सीधा बनता है, लेकिन एक्वाटिक जो बायोमास पिरामिड होता है, जो पानी के अंदर जो इकोलॉजिकल बायोमास पिरामिड बनता है, वो इन्वर्टेड होता है, उल्टा होता है। उसमें क्या होता है, जो प्रोड्यूसर रहते हैं उनका बायोमास सबसे कम होता है, और ऊपर जाने पे हम लोग जैसे जैसे ऊपर बढ़ते हैं हर्बीवोर की तरफ और कार्निवोर की तरफ, तो बायोमास क्या होता है, बढ़ता जाता है। बिग फिश, यहाँ पे स्मॉल फिशेस और ऐसे करके, तो बायोमास क्या है, बढ़ रहा है। तो ये कैसा है, इन्वर्टेड है। एक्वाटिक जो बायोमास पिरामिड होता है, जो पानी के अंदर जो बायोमास पिरामिड होता है वो उल्टा बनता है, ठीक है। और जो टेरेस्ट्रियल बायोमास पिरामिड होता है वो सीधा ही रहता है। तो ये हमारा हमेशा अपराइट नहीं होता, ठीक है। बायोमास पिरामिड हमेशा सीधा नहीं बनता। जो एक्वाटिक बायोमास पिरामिड है वो उल्टा बनता है, ठीक है। इसके अलावा नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ पिरामिड में नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ को एग्जैक्टली काउंट करना क्या है, पॉसिबल नहीं है, तो ये भी हमेशा अपराइट नहीं बनेगा। तो हमारा जो हमेशा अपराइट जो पिरामिड बनेगा वो कौन सा होगा, वो होगा एनर्जी पिरामिड। क्या होगा, एनर्जी पिरामिड, जो कि हमेशा सीधा ही बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डैम्स इज ऑल्सो नोन एज महाराणा प्रताप सागर। तो इनमें से कौन सा बांध है जो महाराणा प्रताप सागर नाम से भी जाना जाता है, तो कौन सा बांध है, पोंग डैम। कौन सा, पोंग बांध है, जो हिमाचल प्रदेश में व्यास रिवर पे, हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है। और इसका दूसरा नाम क्या है, महाराणा प्रताप सागर रिजर्वर या महाराणा प्रताप सागर बांध, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन पोंग डैम है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैग्नेटाइट। आपको बताना है कि इनमें से मैग्नेटाइट कौन सा है। तो मैग्नेटाइट क्या होता है, आयरन ओर होती है, आयरन का, लौह का अयस्क होता है। तो वो इनमें से कौन है, आयरन ऑक्साइड क्या है, Fe3O4, ये मैग्नेटाइट का फॉर्मूला है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सूडो सॉलिड। इनमें से कौन सा छद्म ठोस का उदाहरण नहीं है। सूडो सॉलिड क्या होते हैं, जिन जो लिक्विड की कुछ प्रॉपर्टीज़ को क्या करते हैं, होल्ड करते हैं, जैसे फ्लो करते हैं वो स्लोली। तो यहाँ पे जो क्वार्ट्ज ग्लास है वो सूडो सॉलिड है, प्लास्टिक भी सूडो सॉलिड है, रबर भी सूडो सॉलिड है, बट सोडियम क्लोराइड यानी कि सॉल्ट जो है वो सूडो सॉलिड नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन। इनमें से कौन कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है, तो कौन सा है, कार्बन का क्रिस्टलाइन फॉर्म है ग्रेफाइट। कार्बन का क्रिस्टलाइन फॉर्म है ग्रेफाइट, ओके। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वेंशन इज रिलेटेड टू कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड। इनमें से कौन सा जो कन्वेंशन है वो आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित है। तो कौन सा है, वो है रामसर कन्वेंशन। कौन सा है, रामसर कन्वेंशन, जो कब हुआ था, 2 फरवरी 1971 में हुआ था, ईरान के रामसर सिटी में, ठीक है। कहाँ हुआ था, ईरान की रामसर सिटी में हुआ था, जो आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड के कंजर्वेशन से रिलेटेड है। इसके अलावा जो बेजल कन्वेंशन है वो 1989 में हुआ था, और फोर्स में कब आया था, 1992 में ये फोर्स में आया था। तो ये बेसिकली किससे रिलेटेड है, बेजल कन्वेंशन रिलेटेड है कंट्रोल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हेजार्डस वेस्ट, यानी कि जो खतरनाक अवशिष्ट पदार्थ होते हैं उनके अंतर्राष्ट्रीय जो उनका जो ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है, उनको डिस्पोज किया जाता है, उनके सेफ डिस्पोजल से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट है वियना कन्वेंशन। तो वियना कन्वेंशन जो है वो ओजोन लेयर के प्रोटेक्शन से रिलेटेड है, जो 1985 में हुआ था। और रॉटरडेम कन्वेंशन है जो हेजार्डस केमिकल्स होते हैं, जो खतरनाक केमिक रासायनिक पदार्थ होते हैं, उनके ट्रेड, उनके व्यापार से रिलेटेड है, और ये 1998 में हुआ था, ठीक है। ये हेजार्डस केमिकल्स के ट्रेड से रिलेटेड है। और बेजल कन्वेंशन हेजार्डस जो वेस्ट मटेरियल होता है उसके डिस्पोजल और उसके ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट, यानी कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में इधर उधर मूवमेंट से रिलेटेड है, उसकी कंट्रोल और रेगुलेशन से रिलेटेड है। और वियना कन्वेंशन ओजोन लेयर से रिलेटेड है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा रामसर कन्वेंशन, जो कि वेटलैंड या आर्द्र भूमि से रिलेटेड है। नेक्स्ट है,
Which of the following was signed at the Earth Summit in Rio de Janeiro in 1992? 1992 में रियो डी जेनेरो में ब्राज़ील में जो अर्थ समिट हुआ था उसमें इनमें से किस पर हस्ताक्षर किए गए थे? पृथ्वी शिखर सम्मेलन में किस में हस्ताक्षर किए गए थे? जैव विविधता पर सम्मेलन यानी कि कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे हस्ताक्षर किए गए थे। नेक्स्ट है द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलाम विच इज इक्विवेलेंट टू द चार्ज। तो आपको बताना है कि एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन समाहित रहते हैं। तो हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा कि 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन्स। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 6.25 इंटू 10⁻+18। ठीक है, तो एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं? 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नेक्स्ट है टेम्परेचर एंड हीट आर। आपको बताना है कि तापमान और ऊष्मा कैसी प्रॉपर्टीज़ होती है। तो कैसी होती है? टेम्परेचर जो है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है और हीट जो है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। अब मैं आपको बताती हूँ एक्सटेंसिव यानी कि विस्तारी और इंटेंसिव यानी कि अविस्तारी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। देखो, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो मास पे से इंडिपेंडेंट होती है, मास पे यानी द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करती। तो जो तापमान है, टेम्परेचर है किसी बॉडी का, वो उसके मास पे निर्भर नहीं करता, मास पे डिपेंडेंट नहीं होता। जबकि जो हीट है वो एक विस्तारी गुणधर्म है यानी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि वो द्रव्यमान पे, मास पे निर्भर करती है। ठीक है, तो टेम्परेचर हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई और हीट हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो किस पे डिपेंड करती है? मास पे, मास से इंडिपेंडेंट होती है, मास पे डिपेंड नहीं करती। और जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं यानी विस्तारी गुण होते हैं, वो मास पे डिपेंड करते हैं, द्रव्यमान पे निर्भर करते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 273 केल्विन। तो आपको 277 केल्विन। आपको बताना है कि 277 केल्विन पर वाटर की डेंसिटी क्या रहती है। तो 277 केल्विन यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर जो है वो उसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। आपको पता है कि जो पानी रहता है उसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा किस पे होती है? 4 डिग्री सेल्सियस पे। और कितनी होती है वो? 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब में 1000 किलोग्राम। और अगर आप 4 डिग्री से टेम्परेचर कम कर दे तो डेंसिटी क्या होने लग जाती है? डेंसिटी डिक्रीज़ होने लग जाती है। और 4 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ने के साथ तो डेंसिटी डिक्रीज़ होती ही है, लेकिन वाटर की यूनिक प्रॉपर्टी ये है कि 4 डिग्री से टेम्परेचर कम होने पे भी डेंसिटी क्या होने लग जाती है? डिक्रीज़ होने लग जाती है। तो मैक्सिमम डेंसिटी वाटर की होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब, जो कि 4 डिग्री सेल्सियस या 277 केल्विन टेम्परेचर पे होती है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1000 kg पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट है व्हाट आर साउंड्स हुज फ्रीक्वेंसी बिलो 20 हर्ट्ज रिफर टू एज। आपको बताना है कि 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी वाली, कम आवृत्ति वाली ध्वनियों को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? इंफ्रासोनिक फ्रीक्वेंसीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपश्रव्य। जो सोनिक फ्रीक्वेंसीज होती है वो हमारी ऑडिबल फ्रीक्वेंसी होती है, जिसे हम सुन सकते हैं। ठीक है, और वो होती है 20, जो ह्यूमन एयर सुन सकता है, 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। ठीक है, या 20,000 हर्ट्ज के बीच की जो फ्रीक्वेंसी रहती है वो सोनिक फ्रीक्वेंसी होती है, श्रव्य फ्रीक्वेंसी होती है, श्रव्य आवृत्ति वाली ध्वनियाँ होती है जिसे आप सुन सकते हो, ऑडिबल टू ह्यूमन ईयर। लेकिन इंफ्रासोनिक अपश्रव्य ध्वनियाँ वो होती हैं जो 20 हर्ट्ज से क्या होती है? 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी वाली होती है। और 20 हर्ट्ज से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली, 20 किलो हर्ट्ज यानी कि 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली जो साउंड हो रहती है उसे कहा जाता है अल्ट्रासोनिक। ठीक है, अल्ट्रासोनिक। ये भी ह्यूमन ईयर को ऑडिबल नहीं होती।
ऑडिबल रेंज कितनी है 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। तो अल्ट्रासोनिक रेव होगी। और सबसोनिक और सुपरसोनिक क्या होता है, देखिए साउंड की स्पीड से ज़्यादा स्पीड पे चलने वाली जो वेव्स रहती है उनको, उन चीज़ों को, ऐसी चीज़ें जिनकी स्पीड साउंड से ज़्यादा होती है उसे सुपरसोनिक कहा जाता है। और ऐसी चीज़ें जिनकी स्पीड साउंड से कम रहती है वो सबसोनिक कहलाती है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इंफ्रासोनिक या अपश्रव्य ध्वनियाँ, जो 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी वाली रहती है। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग एक्सप्रेसेस द वैल्यू ऑफ 1 ओम। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ओम 1 ओम के मान को व्यक्त करता है। तो कौन सा करता है, ओम किसकी यूनिट होती है, रेजिस्टेंस की। और रेजिस्टेंस क्या होता है, V इक्वल्स टू आई आर, यानी कि वोल्टेज इक्वल्स टू करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो यहाँ से हमारा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकल के आ गया V/I। वोल्टेज की यूनिट होती है वोल्ट एंड करंट की यूनिट होती है एम्पेयर। तो यहाँ से हमारे 1 ओम निकल के आ गया 1 वोल्ट/1 एम्पेयर। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है सेंट्रल मेटल आयन इन अ कॉम्प्लेक्स एक्ट एज। एक संकुल में केंद्रीय धातु आयन के रूप में कार्य करता है। तो ये क्वेश्चन ड्रॉप कर दिया था कमीशन ने। तो इसका करेक्ट आंसर है लुईस एसिड। लुईस एसिड के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ड्रॉप कर दिया था विच अमंग द फॉलोइंग इज एन इलेबोरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटेनेसियस स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट कोशिका द्रव्य में मौजूद तंतुमय प्रोटीनी संरचनाओं के विस्तृत नेटवर्क को क्या कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है साइटोस्केलेटन या कोशिका पंजर। क्या कहा जाता है, साइटोस्केलेटन या कोशिका पंजर। नेक्स्ट है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर की संख्या का मान कितना होता है, वो होता है 6.022 इंटू 10⁻23 पर मोल। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है the process by which humus is broken down to inorganic nutrients by microbes is called। वो प्रक्रिया जिसके द्वारा ह्यूमस को सूक्ष्म जीवों द्वारा अकार्बनिक पोषक तत्वों में तोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं मिनरलाइजेशन या खनिजीकरण। क्या कहते हैं, मिनरलाइजेशन या खनिजीकरण। जबकि ह्यूमिफिकेशन क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस। ह्यूमस बनने की प्रक्रिया को ह्यूमिफिकेशन कहा जाता है। और ह्यूमस को जब सूक्ष्म जीव जो है वो और भी छोटे अकार्बनिक यानी इनऑर्गेनिक पोषक न्यूट्रिएंट्स में तोड़ देते हैं, पोषक तत्वों में तोड़ देते हैं, तो उसको मिनरलाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, डिफरेंस आप समझना। इसके अलावा पायरोलिसिस क्या होता है। पायरोलिसिस क्या होता है, प्रोसेस ऑफ थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ मटेरियल इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब हम ऑर्गेनिक मटेरियल का क्या करते हैं, उसको थर्मली, उसको ऊष्मा द्वारा क्या करते हैं, उसका डीकम्पोजिशन करते हैं। तो उसे पायरोलिसिस कहा जाता है या उत्ताप अपघटन कहा जाता है। बेसिकली पायरोलिसिस में क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन नहीं होता है और पोल्यूशन नहीं होता, तो इसलिए पायरोलिसिस को प्रेफर किया जाता है। लेकिन ये इकोनॉमिकली वाइबल नहीं है। ठीक है, थोड़ी सी महंगी टेक्नोलॉजी है पायरोलिसिस। नेक्स्ट है Who among the following experimentally demonstrated the existence of electromagnetic waves in 1885। तो 1885 में किसने प्रयोगात्मक रूप से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या विद्युत चुंबकीय तरंगों के अस्तित्व को प्रमाणित किया। तो किसने किया, हेनरिक आर हड्स ने। हेनरिक आर हड्स ने, इन्हीं के नाम पे जो वेव की फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट है वो हर्ट्ज है। नेक्स्ट है What is the ability of a human eye lens to adjust to its focal length known as। मानव नेत्र की फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, अकोमोडेशन या समंजन कहा जाता है। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज अ फॉर्म ऑफ एक्सटेंशन ऑफ मेसोजोम्स। निम्न में से कौन मध्यकाय या मेसोसोम के विस्तार का एक रूप है। तो कौन सा है, वेसिलस। क्या है, वेसिलस या पुटिका। नेक्स्ट है व्हाट आर द 3 R's दैट हेल्प टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज। प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करने में मदद करने वाले 3 R कौन से हैं। तो कौन से हैं, वो है रीयूज, रिड्यूस एंड रिसाइकिल।
पुनर्उपयोग, कम उपयोग और पुनर्चक्रण, ठीक है, रीयूज, रिड्यूस एंड रिसाइकल। नेक्स्ट है व्हेन वाज द प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च्ड। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब लॉन्च किया गया था? तो कब लॉन्च किया गया था? 1992 में। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब लॉन्च किया गया था? 1992 में। इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्या है? प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च किया गया था? तो प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था 1 अप्रैल 1973 में, इंदिरा गांधी के रेन में 1973 में। और प्रोजेक्ट राइनो कब लॉन्च किया गया था? तो प्रोजेक्ट राइनो लॉन्च किया गया था 2005 में, ठीक है। नेक्स्ट है whose principle states that the loss of weight of a body submerged partially or fully in a fluid is equal to the weight of the fluid displaced। आपको बताना है कि किसके सिद्धांत में कहा गया था कि द्रव में डूबे आंशिक या पूर्ण रूप से पिंड के भार की जो कमी होती है वो उस पिंड द्वारा जो वाटर को डिस्प्लेस किया जाता है, जो फ्लूइड को डिस्प्लेस किया जाता है, विस्थापित किया जाता है, उसके भार के बराबर होती है। तो ये किसका प्रिंसिपल है? ये है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज का सिद्धांत है जो कहता है कि द्रव में डूबे हुए पिंड के भार में जो कमी आती है वो उसके द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होती है। नेक्स्ट है what is the ratio of the height of the image to the height of an object denoted as m known as। तो किसी भी इमेज का रेशियो ऑब्जेक्ट की हाइट के रेशियो से, यानी h-h, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है मैग्निफिकेशन। क्या कहा जाता है? आवर्धन, ठीक है। इसे कहा जाता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ इमेज के रेशियो को क्या कहा जाता है? तो इसके रेशियो को कहा जाता है मैग्निफिकेशन या m। और ये किसके इक्वल होता है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज के रेशियो के बराबर होता है, ठीक है। तो h'/m जो है वो I upon O, डिस्टेंस ऑफ मिरर फ्रॉम द इमेज एंड डिस्टेंस ऑफ मिरर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट के रेशियो के बराबर होता है मैग्निफिकेशन। नेक्स्ट है इन एन एंडोथर्मिक रिएक्शन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ द रिएक्शन इज डैश डैश टोटल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। आपको बताना है कि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में अभिक्रिया के उत्पादों की ऊर्जा अभिकारकों की कुल ऊर्जा के से क्या होती है? अधिक होती है या कम होती है? तो क्या होती है? अधिक होती है। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं? जिसमें एनर्जी क्या है? लॉस होता है, एनर्जी का लॉस होता है। तो यहाँ पे क्या होता है? जो प्रोडक्ट होता है उसकी एनर्जी जो है वो रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स रहते हैं उनकी एनर्जी से क्या होता है? ज़्यादा होता है, क्योंकि वो एनर्जी क्या कर रहे हैं? एब्जॉर्ब कर रहे हैं ऐसा रिएक्शन, तो ज़्यादा होगा। तो ये 25 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। आगे के 25 क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।